भारत एक समय ऐसे माना जाता था जब रशिया यूक्रेन की वॉर थी कि अगर रशिया को प्रधानमंत्री मोदी फोन कर दे हो जाएगा, यूक्रेन को प्रधानमंत्री समझाएं हो जाएगा। कई बार ऐसे सुनाई में दिया कि अगर नरेंद्र मोदी कह देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी जगह ये बात सुनाई दी, बल्कि गाजा के समय भी सारी चीज़ें निकल कर आई। लेकिन हमारे कंट्रोल तो यूएस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के कंट्रोल से, यूएस सबके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन क्या भारत ऐसा लीड ले पाएगा कभी कि वो इसको स्ट्रीमलाइन कर आप पाए? ये बताओ, 3 साल और डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या क्या फैसले व्यक्ति लेंगे। पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आप ये बताओ, भारत किसी भी देश के साथ किसी प्रकार के हमारे इंटरेस्ट पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया? दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें आ गई, प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान, मछुआरे और दुग्ध पालकों के इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमने क्या ट्रेड डील में उसको इंक्लूड किया? नहीं। बड़े बड़े प्रेशर लगा दिया कुछ हमारे ऊपर। बिटवीन द लाइंस, सोयाबीन, कोई नहीं, ऑयल, वो भी हमारे किसानों के इंटरेस्ट के लिए। हम किसी के सामने ना झुके हैं ना आगे झुकेंगे। हमारी एक ही नीति है, वही हमारी विदेश नीति है और वही हमारी आर्थिक नीति है। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की नीति ही देश की विदेश नीति है। 140 करोड़ देशवासियों के हितों की नीति ही भारत की सरकार की नीति है। हम किसी के सामने नहीं झुके हैं ना आगे झुकेंगे। हम हमारे इंटरेस्ट में जो बेस्ट होगा उस हिसाब से निर्णय करेंगे। दुनिया में कि कौन क्या व्यक्ति हमारे पे बोल रहा है, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं? ना तो उसका टैक्स पेयर हूं, ना उसका सिटीजन हूं, ना उसका वोटर हूं। हमने बस यहीं पे बात आती है। 99% गोल्ड हमारा बाहर से आता है जी, 85% ऑयल आज भी बाहर से आता है। हम ऑप्शंस देख रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों से खरीदते हैं हम अभी। लेकिन अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हमने कितना प्रतिशत जो है एलपीजी खुद डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये सब शुरू किया। आपने कहा कि एफटीए और यूरोपियन देश जा रहे हैं नेचुरल, ये सब भी आते आते लगते लगभग 2 दशक हो जाएंगे जब धरातल पे उतरेगा। पर वो पहले वाली गति से नहीं हो सकता है कि 2 साल में ही हो जाए। चीजें जिस तरह से चेंज हो रही है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, 2020 से पहले वर्चुअल मीटिंग नाम की कोई प्राणी था इस दुनिया में? आज पूरी दुनिया वर्चुअल मीटिंग पर चल रही है। और कितनी, आप तो एक बड़े चैनल में आप काम करती हैं, आपके चैनल की कितनी ट्रेवल कॉस्ट कम हुई होगी वर्चुअल मीटिंग पर, क्योंकि हमने उसको अपनाया। हमने उससे देखा कि इससे भी पूरा वही बेनिफिट मिल रहा है जो फिजिकल मीटिंग पे मिलता है। तो जैसे जैसे या तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा एक, या स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल भी हो जाएगा तो हम इसके साथ जीना, दुनिया सीख लेगी। मैं जब भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया सीख लेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉर टाइम बीइंग, जब तक ना तो ये स्टेबल हो रहा है ना खत्म हो रहा है, फॉर टाइम बीइंग अगर हम हमारे फॉरेक्स के प्रेशर को जितना हो सके कम करते हैं, मैं इसको कहूंगा राष्ट्रभक्ति का शांत अर्थशास्त्र। एक आखिरी सवाल, पहले भी ईरान वॉर हुए, तमाम तरीके के वॉर हुए, पहले कब ऐसा हुआ जब गोल्ड ना खरीदने की अपील दी गई? बीच में अभी एक वायरल चलाया द हिंदू, जिसका खंडन आया कि इंदिरा गांधी जी ने 67 जून 1967 का जिक्र हो, खंडन हुआ। आपने तो काफी पढ़ा है। नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो अखबार का प्रारूप का खंडन है। बाकी जो उसमें कंटेंट है, जो बातें उसमें लिखी गई है, वो कही गई। तब भी गोल्ड खरीदने की मना? उस समय तो बैन हो गया था। ऐसे भी समय आए जब बैन किया गया। हमने कोई बैन नहीं किया, ना हमारी कोई मंशा है। हमें पता है जब 140 करोड़ देशवासी किसी संकल्प की ओर बढ़ जाते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और हमने दिखाया, अदिति जी, यूपीआई पे हमारे ऊपर लोगों ने मजाक बनाई। एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा अरे सब्जी वाला थोड़ी यूपीआई से लेगा, ये बोला था ना। आज क्या हो रहा है? क्या उन्होंने अपनी बात से माफी मांगी देश से? हमारे ऊपर जीएसटी का मजाक उड़ाया, अरे जीएसटी से बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे, सब बट्टा बैठ जाएगा। आज जीएसटी से देश 2,30,000 करोड़ रुपया प्रति माह जीएसटी कलेक्शन है, ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल पर। अभी जो इस पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाईएस्ट रहा है, पिछले महीने का अभी तक का हाईएस्ट। फिर हमारे पे ये कहा गया कि हम जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो पैसा दे रहे हैं, ये सब बेकार है। हमने लोगों को ताकत दी, उनको
संबल दिया। फिर कहा गया अरे मुद्रा स्कीम में छोटे छोटे ऋणों से क्या होता है। आज छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई। फिर कहा गया अरे खाते खोलने से क्या होता है, पैसे थोड़ी आएंगे इसके अंदर, खाली जीरो अकाउंट के बैलेंस खोलने से क्या होता है। अरे खाते खोले तो आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भारत की सरकार चलाती है। तो ये जब हम कोई चीज, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे को कहा गया अरे ये टीके हर देशवासी को कोरोना के कैसे लगेंगे। वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बड़े देशों में, जिसने समस्त देशवासियों का टीकाकरण कोरोना को किया, और हमने कोरोना को दुनिया में सबसे पहले हरा के दिखाया और डोमेस्टिकली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन बनाया। तो जब हम सोच लेते हैं, और ये ताकत में सरकार तो है ही, इसमें प्रधानमंत्री जी तो है ही, पर 140 करोड़ देशवासियों का जब संकल्प किसी चीज पे हो जाता है तो वो उसको पाते हैं। मैं आग्रह पुनः करूंगा, राहुल गांधी जी, ओवैसी जी, अखिलेश यादव जी, 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प के विरोध की बातें मत कीजिए, हमारे साथ आ जाइए। हम चाहते हैं और हमें पता है आप अच्छे लोग हैं। अभी फॉरेन मत जाइए, मेट्रो का प्रयोग कीजिए, अपने कारकेड को कम कर दीजिए, जो विदेशी टी शर्ट पहनते उसकी जगह भारत में निर्मित टी शर्ट का उपभोग करें हो सके तो, और नहीं आपको सद्बुद्धि नहीं आती है तो भी मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं। पर सर आपने कहा कि हमारे साथ आ जाइए, ठीक है, महिला आरक्षण 140 करोड़ लोगों के साथ, और 140, तो आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है कि जब महिला आरक्षण बिल हो हमारे साथ आ जाइए, जब सरकार का कोई बिल हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, हमारे साथ आ जाइए, हर मुद्दे पे साथ आ जाएं। और अगर सरकार नहीं बन रही हो तो आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी साथ ले आते हैं, तो वो एक पार्टी का चरित्र है। लेकिन जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल सर, ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों का जमावड़ा यहाँ हो गया है, इस साल के अंत में ब्रिक्स की बैठक भी होगी। ब्रिक्स बड़ा होपफुल है, डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत होपफुल एक सिनेरियो है, पर सही मायने में वो होप खत्म नहीं हो गई इंटरनेशनली। कोई यूएन नहीं है, कोई सर्वा नहीं है जो कंट्रोल कर सके स्थितियों को, कोई ऐसा नहीं है जो डंडा मार के कह सके कि ये वॉर नहीं होगी, ईरान को समझा सके, इजराइल को समझा सके, अमेरिका, कोई नहीं बचा। एक छोटी मोटी उम्मीद थी कि भारत एक उस बैलेंसिंग मोड में है, लेकिन जाहिर तौर पे हमारे भी प्रोज हैं, कौन से चुनौतियां हैं, रुकावटें हैं। तो ये ब्रिक्स वगैरह की बैठकें क्या ही कर लेंगी सर? ट्रेड तो होता ही है, ट्रेड में तो फैसिलिटेशन होता ही है। जब चाइना का मन होता है, ब्रिक्स में होने के बावजूद भी जब उसको बढ़ना होता है वो हमारी जमीन को ले लेता है, रशिया को अपने हिसाब से करना है, क्या फर्क पड़ता है? आज भी इतने तनाव के बावजूद हम हमारी एनर्जी जरूरतों को पूरा करते हैं। पर सर हम डीडॉलराइजेशन ब्रिक्स के माध्यम से कहाँ करते हैं? 40 से ज्यादा देशों से हम हमारे क्रूड ऑयल आज खरीद रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी को। पर डॉलर में ही खरीद रहे हैं ना? ब्रिक्स की बात बता रहा हूँ, ब्रिक्स हमारे कई देशों से एग्रीमेंट हुए हैं। यूएई के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो रुपी दिरहम में एक्सचेंज का हुआ है, ऐसा भी एग्रीमेंट करते हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, नहीं, इनकी उपयोगिता है, ट्रेड बढ़ता है। रशिया से जो हमने कोरोना के दौरान और उसके बाद जो तेल खरीदा वो INR रूबल में उनका पेमेंट हुआ। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की रेलेवेंस है, ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। EU के साथ हमने अभी FTA साइन किया, इसका फायदा मिलना शुरू हो चुका है। बड़ा फायदा हो सकता है 3-4 महीने बाद मिलना और ज्यादा शुरू हो जाए, पर ऑलरेडी वी हैड स्टार्टेड गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दीज डील्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 140 करोड़ लोग अगर संकल्प ले लें तो सब कुछ बदल सकते हैं। देखिए, भारत देश में जाहिर तौर पे सरकार जिम्मेदार है, किसी भी देश में, और हम तो मानते ही हैं कि हर चीज़ की जवाबदेही, और हमने बेबाक तरीके से प्रोफेसर गौरव वल्लभ से तमाम सवाल पूछे। वो उस जगह बैठते हैं जहाँ पर ये तैयारियाँ होती हैं, आर्थिक चुनौतियों से निपटने के समाधान ढूंढे जाते हैं, इसलिए हमने उनसे बेबाक सवाल पूछे कि आखिरकार भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे तमाम बातों के साथ, और जो हमने ऑफ रिकॉर्ड की, ऑन रिकॉर्ड की, उन तमाम बातों से एक बात समझ आई कि डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने घरों में भी देखा होगा, जब जब चुनौतियां आती है, किसी भी तरह की आपदा आती है, जब भी हम उनसे निपट कर बाहर निकलते हैं तो हम ज़्यादा मजबूत निकलते हैं। इस बात में भी ये बात निकल कर आई कि शायद हमारे लिए वो एक समाधान ही है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो मैं घर से वर्चुअल कॉल ले सकती हूँ। घर में कोई ऐसी बात हो गई कि मैं घर से नहीं जा सकती, तो मैं घर में, और ख़ास तौर पर उन मदर्स के लिए जो बच्चे भी संभाल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती थी बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन अब वो दोनों चीज़ें कर सकती हैं। ये भी एक बड़ी आपदा है। भारत अकेले
किसी भी सरकार, कोई भी सरकार के दम पे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। इसीलिए शायद गौरव वल्लभ साहब ने कहा कि 140 करोड़ लोगों का संकल्प की जरूरत है। आपने कोरोना से बाहर निकाला, आप इससे भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। थोड़ा समय, ये ऐसा समय है जिसे कहते हैं दिस शैल पास। आप लोगों के समर्थन की जरूरत है और यही शायद सरकार आपको कहने की अपील कर रही है। आज फील द थ्रिल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल आए आपके, उनका जवाब मैंने देने की कोशिश की गौरव सर के माध्यम से। अगली बार हम फिर जुड़ेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जो भी बदलाव होंगे, पेट्रोल के दाम ज़रूर बढ़ेंगे, उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, कम कब होंगे, वो सारी बातें आप तक मैं लेकर आऊँगी। सरकार के जवाब, सवाल आपके होंगे, जवाब सरकार के होंगे। फिर मिलते हैं। मुझे आप ज़रूर लिख के भेजिएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड।